नमस्कार साथियों। क्लास वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत। मैं आपके सामने एमएस बुर्डक। जैसा कि आपने यहाँ लैब असिस्टेंट के कोर्स से संबंधित जो इस सिलेबस की श्रृंखला चल रही है उसमें बायोलॉजी के अंदर अपन ने सवाल के बारे में कल डिस्कस किया उस प्रीवियस सेशन के अंदर। आज उस सेशन के बाद में कंटिन्यू करते हैं कि सवाल में जो उसके सामान्य कैरेक्टर हैं, सामान्य अध्ययन की बात की थी। उस सामान्य लक्षणों के बाद में आज अपन जनन में लैंगिक जनन उसके बारे में देखेंगे। तो लैंगिक जनन की बात करते हैं सवाल के अंदर। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सवाल में यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, लैंगिक जनन की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पर इसके लैंगिक अंग के अंदर बनने वाली जो युग्मक हैं उन युग्मकों के आधार पर यहाँ पर लैंगिक जनन को 3 प्रकार के अंदर विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करें तो ये समयुग्मकी लैंगिक जनन है। समयुग्मकी बोले तो आइसोगेमस। आइसोगेमस यानी कि जो टर्म दी गई है उसके अंदर आपको पता चल रहा है कि सम मतलब यहाँ पर समान युग्मक हैं, बनने वाले सभी युग्मक वो समान आकार के होते हैं, आकार में ये समान होते हैं, आकार में समान होते हैं। ऐसा यहाँ पर आपको यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा और क्लेमाइडोमोनास की डेब्रायन यहाँ स्पीसीज है उसके अंदर देखने को मिलता है। बात करें असमयुग्मकी लैंगिक जनन की, दूसरा प्रकार रहेगा असमयुग्मकी। यहां पर असमयुग्मकी यानी कि एन आइसोगेमस। तो इस प्रकार के अंदर यहां पर युग्मक हैं वो असमान होते हैं, आकारिकीय रूप से असमान होते हैं, परंतु यहां पर ये आनुवांशिक रूप से देखें तो वो यहां पर समान है, उसमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं। आकार में यहां पर ये समान है, असमान होंगे, आकार में असमान। असमानता होगी इसकी आकृति में। तो इसके अंदर बात करें तो क्लेमाइडोमोनास की जो ब्राउनी यहां पर स्पीसीज है उसके अंदर यहां पर ये असमान प्रकार के या असमान आकार के युग्मक देखने को मिलेंगे। तीसरा जो प्रकार रहेगा वो आपके पास में अंड युग्मकी बोले तो यहां पर oogamous टाइप अंड युग्मकी, यानी कि यहां पर आपके 2 भिन्न प्रकार के युग्मक होंगे जिसमें एक नर युग्मक मेल गेमिट और दूसरा रहेगा यहां पर मादा युग्मक। साथ में इसमें आकार में भी भिन्नता देखने को मिलती है। नर युग्मक यहां पर ये मोटाइल होते हैं, चल होते हैं, यानी कि फ्लैजिला द्वारा इनमें मूवमेंट देखने को पाया जाता है। साथ में यहां पर इनका जो आकार है वो छोटा होता है, ये छोटे आकार के होते हैं, यानी कि मादा युग्मकों की तुलना में देखें तो ये छोटे आकार के हैं। मादा युग्मक यहां पर नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि एचल होते हैं, नॉन मोटाइल, और यहां पर ये आकार में बड़े होते हैं, बड़े, यानी कि जहां मादा युग्मक बनते हैं वो अपने स्थान पर रहते हैं। नर युग्मक है उनके अंदर मोटिलिटी होती है, यानी कि वहां पर उनमें फ्लैजिला के द्वारा मूवमेंट देखने को मिलता है और ये आकार में छोटे होते हैं। ऐसा प्रकार का ये जो जनन फ्यूकस में देखने को मिलता है। फ्यूकस यहां पर एक शैवाल है, भूरे शैवाल के रूप कैटेगरी के अंदर आएगा ये। अब इसके बाद में बात करें
कि ये यहाँ पर आपके लैंगिक जनन के 3 प्रकार जो आकार के आधार पर, और इसमें एक अंड युग्मकी ऊगेमस है जो यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि 2 भिन्न प्रकार के युग्मक बनेंगे। नर युग्मक मोटाइल होंगे और छोटे आकार में होंगे, मादा युग्मक नॉन मोटाइल और बड़े होंगे। ये अपन फ्यूजिंग गैमेट की बात कर रहे हैं। समयुग्मक की जो गैमेट हैं ये आपस में यहाँ पर फ्यूज होकर के नहीं यहाँ पर युग्मनज बनाएंगे, और असमयुग्मकी हैं ये भी यहाँ पर आपस में फ्यूज होकर के युग्मनज बनाएंगे। अब आगे यहाँ पर अपन बात करें कि इनके अंदर जो लैंगिक अंग हैं, कल अपन ने बात की थी, तो जैसे कारा के अंदर बात करें, सवाल कारा के अंदर बात करें तो इसके अंदर यहाँ पर आपके पास नर जननांग के रूप में एंथ्रीडियम होता है, एंथ्रीडियम, और मादा जननांग के रूप में ऊगोनियम होता है। कारा के अंदर देखें तो नर जननांग को अपन एंथ्रीडियम कहेंगे जिसमें नर युग्मकों का निर्माण होगा, और मादा जननांग को ऊगोनियम कहेंगे जिसमें मादा युग्मकों का निर्माण होगा। ठीक है, साथ में यहाँ पर एंथ्रीडियम को कारा की बात करें तो यहाँ पर इसको ग्लोब्यूल कहते हैं, ग्लोब्यूल कहते हैं, और यहाँ पर ऊगोनियम की बात करें तो इसको न्यूक्यूल भी कहते हैं, न्यूक्यूल। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात थी अपने लैंगिक जनन के अंदर सामान्य इनके प्रकार की। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे इन युग्मकों का फ्यूजन होता है या संलयन होता है, और आगे बनने वाली जो संरचना है वो कौन सी होती है। ठीक है, तो अगली यहाँ पर अपन बात करें युग्मकों का संलयन। युग्मकों का संलयन यानी कि यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों यहाँ पर हैप्लॉइड अगुणित होते हैं। गुणिता के स्तर की बात करें तो ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं, और यहाँ पर एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज 2n। गुणिता के स्तर की बात करें तो युग्मनज यहाँ पर द्विगुणित हो गए। जनरल अपन देखते हैं कि यहाँ पर उच्च स्तर के पादपों में जनन के दौरान यहाँ पर बनने वाले जो युग्मनज होते हैं इनमें यहाँ पर आगे समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूणीय परिवर्धन की क्रिया होती है, यानी कि भ्रूणीय परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पर भ्रूणीय परिवर्तन नहीं होता है, भ्रूणीय परिवर्तन नहीं होता है। भ्रूणीय परिवर्तन नहीं चलेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ युग्मनज हैं, इन युग्मनज के अंदर यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, युग्मनज में ही अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। और अर्धसूत्री विभाजन आपको पता है कि कोई भी जो सेल है, डिप्लॉइड सेल, द्विगुणित सेल, वो यहाँ पर अपनी अगुणित सेल के अंदर, या बोले तो पुत्री कोशिकाएं जो बनती है वो अगुणित होती है। तो यहाँ पर हैप्लॉइड सेल यानी कि अगुणित कोशिकाएं फिर यहाँ पर बन जाती है। यही यहाँ पर हैप्लॉइड सेल फिर आगे चल करके एक नए सेवाल यानी कि नए पादप के रूप में, नए पादप सेवाल के रूप में होगा, नई बॉडी का निर्माण होगा, और इसको अपन यहाँ पर युग्मकोद्भिद कहेंगे, युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद बोले तो यहाँ पर सेवाल की ये मेन यहाँ पर प्लांट बॉडी होती है, यानी कि ये इसका मुख्य शरीर है। जनरली अपन देखते हैं कि उच्च पादपों में जो मुख्य शरीर वो यहाँ द्विगुणित होता है, यानी कि तने, जड़ और पत्ती की बात करें तो सभी के अंदर द्विगुणित कोशिकाएं होती है। लेकिन यहाँ पर ये मुख्य शरीर होता है सेवाल के अंदर वो अगुणित होता है, और यहाँ पर इसी को अपन प्रधान पीढ़ी भी कहते हैं। ये इसकी यहाँ पर डोमिनेंट स्टेज होती है या डोमिनेंट जनरेशन है, प्रधान पीढ़ी। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि यहाँ पर सेवाल के अंदर प्रधान पीढ़ी कौन सी पाई जाती है, तो वो बीजाणुद्भिद होती है या फिर युग्मकोद्भिद है। तो यहाँ पर सेवाल में युग्मकोद्भिद प्रधान पीढ़ी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर जो अपन लेकर के चले थे कि जो युग्मकोद्भिद है वही फिर से अपने पास में वापस क्या बन जाता है, यहाँ पर युग्मकोद्भिद ही बन जाता है। यानी कि आपके यहाँ पर एक स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण भी देखने को मिलता है। साथ में बात करें कि यहाँ पर जो आपके पास में युग्मनज होता है यानी कि वो बीजाणुद्भिद पर यहाँ पर डिपेंडेड होता है। यानी कि बात करें यहाँ पर कि पहले एप्लॉइड सेल, उसके बाद में यहाँ पर डिप्लॉइड
युग्मनज के रूप में फिर से यहाँ पर हैप्लॉइड। तो कुल मिलाकर के अपन बात करें तो एक स्पष्ट यहाँ पर पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, कुछ यहां पर अपन बात करें उच्च पादपों की, सवाल के साथ में अपन तुलना करते हैं तो यहाँ पर उच्च पादपों के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं या बोले तो गेमिटोफाइट हैं, वो यहाँ पर द्विगुणित जो या बीजाणुद्भिद हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं, यानी कि वो स्वतंत्र रूप से यहाँ पर कैपेबल नहीं है रहने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर वो डिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र रूप से युग्मकोद्भिद हैं और बीजाणुद्भिद हैं। बीजाणुद्भिद यहाँ पर युग्मकोद्भिद पर यहाँ पर डिपेंडेंट होता है, निर्भर होता है, और स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है। ठीक है, साथ में अपन बात करें कि इसके अंदर यहां पर जो जीवन चक्र होगा कि शैवाल के अंदर जीवन चक्र कैसा होता है, तो शैवाल के अंदर जो जीवन चक्र रहेगा वो अगुणित प्रकार का होता है, हैप्लॉन्टिक प्रकार का होता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन होता है यहाँ पर अपने कि निम्न जीव के अंदर यहाँ पर देखें तो उसमें कौन से प्रकार का जीवन चक्र है, तो यहाँ पर जीवन चक्र है वो यहाँ पर अगुणित प्रकार का होता है कि इसके जीवन काल में मुख्य रूप से कौन सी अवस्था सबसे प्रभावी पाई जाती है। ठीक है, तो वो उसके जीवन चक्र में सम्मिलित की जाएगी। तो जीवन चक्र के अंदर यहाँ पर मुख्य रूप से कौन सी संरचना यहाँ पर देखें तो वह आपके पास में हैप्लॉइड यानी कि युग्मकोद्भिद। तो इस प्रकार देखें तो यहाँ पर अगुणित इसका जीवन चक्र होगा। आगे अपन पढ़ेंगे जब टेरिडोफाइट और अपन जिम्नोस्पर्म, तो वहां पर द्विगुणित है चक्र, वो यहाँ पर प्रभावी होता है। ठीक है, तो जीवन चक्र यहाँ पर अगुणित रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये रहा अपने लैंगिक जनन का। ठीक है, और अब यहाँ पर अपन बात करेंगे एक पर्टिकुलर इस शैवाल की, तो इसको कई अपन क्लासेस के अंदर यहाँ पर बांट करके पढ़ते हैं। जैसे कल मैंने आपको सामान्य लक्षणों के अंदर बताया था कि लाल शैवाल, भूरे शैवाल और हरे शैवाल। ठीक है, तो इनकी जो 3 क्लासेज हैं उनके अंदर यहाँ पर क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक है, वो इनके अंदर यहाँ पर पाए जाने वाले वर्णक और इसमें यहाँ पर पाए जाने वाले संचित भोजन, इसके प्रकार के आधार पर देखें तो ये अलग अलग, और साथ में आवास भी इनके अंदर भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा अपन आगे इसके अंदर देखेंगे ग्रीन शैवाल के बारे में, यानी कि हरे शैवाल। हरे शैवाल, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी, ठीक है, बात करें यहां पर ग्रीन एल्गी की, इनकी यहां पर पाए जाने की बात करते हैं कि इनका जो आवास है, यानी कि ये यहां पर किस तरह कहां तक फैले रहते हैं या सीमित आवास में पाए जाते हैं। हरे शैवाल हैं विश्वव्यापी होते हैं, वर्ल्ड वाइड इन की बात करें तो ये फैले रहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन अपन बोल सकते हैं इनको, यानी कि यहाँ पर ये विश्वव्यापी है, यानी कि सभी जगह पाए जाते हैं, विश्वव्यापी। और कल अपन ने यहाँ पर अपन बात की थी कि ये समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ यहाँ पर अपन बात करें तो मर्दा, बर्फ, ड्राई प्लेसेस, और कुछ यहाँ पर बात करें स्थलीय शैवाल, जैसे यहाँ पर वाउचेरिया की बात की, तो ये हरे शैवाल विश्वव्यापी होते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर कुछ सामान्य लक्षण की अपन बात करें हरे शैवाल में, तो हरे शैवाल के अंदर यहाँ पर सामान्य जो लक्षण होंगे, सबसे पहले बात करें अपन कि यहाँ पर इनकी जो बॉडी होती है वो यहाँ पर हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है। और उसके बाद में बात करें कि इनका जो यहाँ पर आकार होता है, इस आकार के आधार पर भी अपन ने कल जनरल इंट्रोडक्शन पूरे शैवाल के रूप में देखा था, लेकिन आज बात करें हरे शैवाल की, तो आकार के आधार पर यहाँ पर सबसे पहले आपके पास में रहेगा सूक्ष्मदर्शी शैवाल। सूक्ष्मदर्शी, और सूक्ष्मदर्शी के अंदर यहां पर यह है आपके पास में एक कोशिकीय शैवाल, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर यहां पर बात करें तो इसके अंदर आपके पास में क्लेमाइडोमोनास, ये एक कोशिकीय शैवाल है। और इसके साथ में अपन बात करें क्लोरेला, क्लोरेला, क्लोरेला भी यहां पर एक कोशिकीय शैवाल है। ठीक है, क्लोरेला की बात करें तो इसके संदर्भ में देखें तो अपन जैसे आप उच्च पादपों में देखते हैं कि केल्विन चक्कर है या सित्री साइकिल है, उसका जो यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है या उसकी जो खोज है
यानी कि साइंटिस्ट केल्विन ने जो केल्विन चक्र की खोज है वो भी यहाँ पर क्लोरेला शैवाल पर की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर C3 साइकिल से अपन बात करें तो वो भी यहाँ पर आपको याद रखना है कि क्लोरेला जो शैवाल है उस पर किया गया था यहाँ पर अध्ययन। और फिर बात करते हैं यहाँ पर बहुकोशिकी की। बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर जो सेलुलर यहाँ पर जो शैवाल हैं मल्टी सेलुलर। और यहाँ पर बात करें मल्टी सेलुलरिटी की तो वहाँ आपके पास में तंतुमय भी होगा, तंतुमय। और तंतुमय जो शैवाल है उसमें आपको मैंने माइक्रोसिस्टिस बताया था। और दूसरा यहाँ पर आप बात करें बहुकोशिकीय के अंदर तो वो यहाँ पर कॉलोनियल यानी कि निभई रूप में कॉलोनी बना करके रहते हैं, जिसमें यहाँ पर सबसे अच्छा जो यहाँ पर आपके पास में उदाहरण है इस शैवाल का वो है वॉलवॉक्स, कॉलोनी बना करके रहते हैं, ठीक है। और तंतुमय शैवाल के अंदर आपके पास में यहाँ पर देखें तो वह है यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास ये सामान्य लक्षण हैं हरे शैवाल के। और एक आकार के आधार पे बात करें तो आकार के आधार पे ये आपके 3 प्रकार के रहेंगे, ठीक है ना। बहुकोशिकीय में तंतुमय, निवयी और सूक्ष्मदर्शी जो शैवाल हैं वो एक कोशिकीय, जिसमें यहाँ पर आपके पास में एक क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हरे शैवालों में यहाँ पर बात करेंगे अपन वर्णकों की कि इनके अंदर यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए या स्वपोषण के लिए कौन से प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो वर्णक है क्लोरोफिल ए और यहाँ पर जो बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन ये यहाँ पर सार्वत्रिक वर्णक है, ठीक है, सार्वत्रिक वर्णक है। और इसके साथ में कुछ फाइकोबिलिन्स भी यहां पर देखने को मिलेंगे, फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स। इसमें यहां पर जेंथोफिल, जेंथोफिल जिसमें यहां पर आपके पास में है एस्टाजेंथिन, एस्टाजेंथिन, ल्यूटियाजेंथिन, दोनों प्रकार की जो जेंथोफिल्स हैं इसका जो यहाँ पर कलर की बात करें तो यहाँ इनका जो कलर होगा इन वर्णकों का वो येलो कलर, ठीक है। और यहाँ पर क्लोरोफिल ए है, यहाँ पर ये आपको पता है कि हरे रंग से संबंधित है क्लोरोफिल ए, ठीक है। मुख्य जो वर्णक है यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए वो क्लोरोफिल ए, उच्च पादपों में भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये आपके पास में जेंथोफिल हैं और फाइकोबिलिन्स हैं, ये सहायक वर्णक रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों वर्णक के बाद में इनमें स्टोर फूड की, ठीक है, स्टोर फूड यानी कि संचित भोजन, संचित भोजन। हरे शैवालों में संचित भोजन की बात करें तो यहां पर इनमें संचित जो भोजन है वो है स्टार्च, स्टार्च मंड के रूप में, यहां पर उच्च पादपों के समान मंड के रूप में यहां पर इनमें भी क्या पाया जाता है, संचित भोजन पाया जाता है, ठीक है। और बात करें कि अन्य किस रूप में, यहां पर अन्य भी यहां पर देखें तो ऑयल ड्रॉपलेट्स यानी कि तेल बिंदुकों के रूप में भी इनमें संचित भोजन पाया जाता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स तेल बिंदुकों के रूप में भी यहां पर इनमें संचित भोजन पाया जाता है। एक बहुत ही यहां पर इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये है कि इन शैवालों के अंदर पायरिनोइड पाए जाते हैं, पायरिनोइड स्टार्च, पायरिनोइड्स स्टार्च। पायरिनोइड स्टार्च क्या होते हैं कि यहां पर क्या है कि कुछ स्टार्च कणिकाएं होती है जो यहां पर प्रोटीन रखने वाली होती है, यानी कि यहां पर स्टार्च और यहां पर प्रोटीन साथ में पाया जाता है। इस प्रकार की ये ड्रॉपलेट्स हैं और यहां पर ये क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, हरित लवक में पाई जाती है। याद रखना कि इनकी जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो हरित लवक हैं उन हरित लवकों के अंदर यहां पर कुछ कणिकीय संरचनाएं हैं, वो है पायरिनोइड, ठीक है। और यहां पर ये हरे शैवाल की प्रॉपर्टी होती है पायरिनोइड का पाया जाना, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर अपन बात करें कि जो हरे शैवाल हैं, इस हरे शैवाल के अंदर यहां पर हरे शैवाल में यहां पर बात करें कि इन पायरिनोइड हैं, ये यहां पर बात करेंगे संचित भोजन का एक प्रकार रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर मंड का बताया अपन ने, तो यहां पर भी जो अपन बताया कि पायरिनोइड के रूप में कौन है, स्टार्च, तो स्टार्च का यहां पर पाया जाना, ठीक है, वो भी एक पायरिनोइड आपके पास में यहां पर इस हरे शैवाल के अंदर होगा,
ठीक है। अगले यहाँ पर अपन बात करें नेक्स्ट की, ठीक है, तो वह है इस प्रकार के अपन सवालों के अंदर जनन की बात करेंगे कि हरे सवालों के अंदर जनन कौन से प्रकार का पाया जाता है। जनन की बात करते हैं तो इनके अंदर यहाँ पर कायिक जनन भी देखने को मिलेगा। कायिक जनन, कायिक जनन की बात करते हैं तो एक कोशिकीय के सवाल है, उसमें यहाँ पर द्विविखंडन के द्वारा, द्विविखंडन, ठीक है। और यहां पर बहुकोशिकी की बात करें तो यहां पर इसके अंदर होगा विखंडन, यानी कि बहुविखंडन, बहुखंडन। जैसे यहां पर यूरोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है, ठीक है। द्विविखंडन की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास रहेगा। बात करें अलैंगिक जनन की, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन है यहां पर वो होता है बीजाणुओं द्वारा, स्पोर्स के रूप में, बीजाणुओं द्वारा। बीजाणु दो प्रकार के बनते हैं यहां पर। बीजाणु एक तो यहां पर रहेंगे चल बीजाणु, जूस्पोर, चल बीजाणु, जूस्पोर। और यहां पर चल बीजाणुओं के अंदर फ्लेजिला पाए जाते हैं, फ्लेजिला यानी कि कसाब पाए जाते हैं। और हरे शैवालों की यहां पर प्रॉपर्टी ये होती है, खास बात यह है कि इनके बीजाणुओं के अंदर केवल दो फ्लेजिला ही पाए जाते हैं, यानी कि ये द्विकसाबिकीय होते हैं, द्विकसाबिकीय, द्विकसाबिकीय। और यहां पर जो फ्लेजिला है उनका भी जो लेंथ है या लंबाई है वो समान होती है, कसाब की जो लंबाई है वो समान रहेगी, ठीक है। और ये यहाँ पर आपके इस क्लेमाइडोमोनास के जो यहाँ पर बीजाणु हैं या चल बीजाणु हैं उसके अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अलैंगिक जनन अचल बीजाणुओं के द्वारा भी होता है या अन्य यहाँ पर बीजाणुओं के द्वारा, अन्य बीजाणु। और अन्य बीजाणु की बात करें तो उसके अंदर आपके पास है एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर, और यहां पर एकेनिट, एकेनिट, हेट्रोस्पोर। तो ये यहां पर अन्य बीजाणु रहेंगे। और ये यहां पर अन्य बीजाणु हैं वो एचल होते हैं, एचल, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। और लैंगिक जनन के बारे में आपको बता दिया कि सामान्य अध्ययन के अंदर वही लैंगिक जनन का प्रकार यहां पर रहेगा। जैसे क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो हरे शैवाल, तो हरे शैवाल की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर आइसोगेमस टाइप का यहाँ पर आपके लैंगिक जनन रहेगा। और जैसे यहाँ पर यूलोथ्रिक्स है उसके अंदर यहाँ पर रहेगा आपके पास में यूलोथ्रिक्स है उसमें रहेगा एन आइसोगेमस यानी कि असमयुग्म की। अब उसके बाद में बात करें तो हरे शैवालों के अंदर इसके आर्थिक महत्व की, कि इनका आर्थिक महत्व क्या है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। कई बार पूछते हैं कि आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। हरे शैवालों के इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं एंटीबायोटिक की, प्रतिजैविक की। प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक। जैसे यहां पर क्लोरेलिन, क्लोरेलिन जो एंटीबायोटिक है वो क्लोरेला से ही प्राप्त की जाती है। क्लोरेला जो यहाँ पर एक कोशिकीय शैवाल है उससे प्राप्त की जाती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप बात करें तो वो है भोजन के रूप में, फूड की बात करें तो भोजन के रूप में यहाँ पर जो क्लोरेला है, क्लोरेला ये यहाँ पर प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, ठीक है। क्लोरेला प्रोटीन के लिए, भोजन के रूप में यहाँ पर बात करें प्रोटीन की तो वो क्लोरेला से आपको एक प्रचुर मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होती है। फिर थर्ड बात करें अपन कि यहां पर ये स्पेस में O2 के सोर्स के रूप में होते हैं, ऑक्सीजन के रूप में यहां पर आपके पास में होते हैं। यानी कि स्पेस के अंदर यहां पर बात करें, स्पेस में बात करें यहां पर कि यहां पर स्पेस के या अंतरिक्ष यात्रियों की बात करें तो वो यहां पर क्या है, इन O2 के सोर्स के रूप में क्लोरेला को काम में लेते हैं, क्योंकि क्लोरेला यहां पर उच्च मात्रा में ऑक्सीजन है उसका प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है। और ऑक्सीजन की वहां पर अंतरिक्ष के अंदर बहुत ही कमी होती है, तो उसकी जो पूर्ति है इस क्लोरेला शैवाल है उसके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये रहेगा आपके पास में इसके आर्थिक महत्व का, ठीक है। ओके दोस्तों, आशा करता हूं कि आपके ये सेशन अच्छे से यहाँ पर क्लियर हुआ होगा हरे शैवाल का। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट और बात करेंगे अपन लाल शैवाल और भूरे शैवाल के बारे में, ठीक है। धन्यवाद।